Hello dear students, welcome to the English class. So let's continue with figures of speech. In the first video I shared some figures of speech with you और इस सेकेंड वीडियो में भी मैं आपके साथ फिगर्स ऑफ स्पीच शेयर करने वाली हूँ जिसमें जो हमारे बिगनिंग है वो एलिट्रेशन से होगी। एलिट्रेशन हम बहुत बार देखते हैं, पोम्स में यूज़ किया जाता है आपका। सो फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है हमारे पोइट्री सेक्शन या प्रोज सेक्शन को डेकोरेट करने का काम करता है और ज़्यादातर हमें जो आरटीसी मिलते हैं पोम्स में उसके अंदर हमें ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो फाइंड आउट करना एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई होप फर्स्ट वीडियो में आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच से वो अच्छे से समझ में आए होंगे और यहाँ पर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो आज के वीडियो में मैं फिगर्स ऑफ स्पीच शेयर करूंगी उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। सो लेट्स बिगिन। So today first of all we will discuss about alliteration. Alliteration आपका हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर स्वर या व्यंजन जो होते हैं उसका एक साउंड जो होता है वो रिपीट होता है। वो 2 टाइम्स भी हो सकता है, मोर देन 2 टाइम्स भी हो सकता है। सो इंग्लिश के अंदर जो एलिट्रेशन है वो बहुत बार जो है आपका पोइट्री सेक्शन में और प्रोज सेक्शन में यूज हो जाता है। सो एलिट्रेशन का पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ आ साउंड एट द बिगनिंग ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस और नियर अबाउट वर्ड्स। ठीक है, 2 कॉन्टिन्यूअस या फिर उसके जो नजदीक में जो वर्ड्स होते हैं उनका रिपीटेशन वहां पर हो सकता है। वर्ड्स का भी रिपीटेशन हो सकता है और साउंड का भी हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल ले रही हूँ जो हम एज अ टंग ट्विस्टर भी यूज करते हैं। शी सेल्स, यस, she sells sea shells on the sea. On the sea, tongue twister भी है। she sells sea shells on the sea। तो इसमें देखिए रिपीटेशन ऑफ एस चल रहा है आपका, शी करके पूरा का पूरा जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? आपका एलिट्रेशन है। ठीक है। सो इस तरीके से अगर जैसे हम आपको देते हैं, हम किसी को कई बार विशेस करते हैं, वार्म विशेस, वार्म विशेस, तो वे का उसमें साउंड आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। हैप्पी एंड हेल्दी, है साउंड रिपीट हो रहा है आपका। सो इस तरह के जो आपके कॉन्सोनेंट या फिर जो आपके वोवल्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। सो एलिट्रेशन को भी यहाँ पर 2 जो टाइप्स है उसमें डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन। कैसे होते हैं? देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एसोनेंस, एसोनेंस, और सेकंड है आपका कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस। जैसे कि आपको साउंड से भी पता चल रहा होगा, एसोनेंस आपके होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंस होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो एसोनेंस यानी कि वॉवल्स का यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है आपका, लाइक जैसे आप हिंदी में करते हैं ए आ ई उ ए, वो साउंड होते हैं आपके। जैसे आपको आर्टिकल्स हम सिखाते हैं तो आर्टिकल्स में हम ए और एन का यूज आपको जब सिखाते हैं तो हम ये बताते हैं कि एन में जब आपका वॉवल साउंड होता है तो ही आपने एन का यूज करना है और उसमें साउंड बहुत मैटर करता है। सो हम उसमें बच्चों को ये बताते हैं कि आपका अगर साउंड आता है ए आ ई उ ए, ये वाला साउंड अगर चलता है आपका तो वो क्या होते हैं? आपके वॉवल्स होते हैं। वैसे तो इंग्लिश में आपके 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? वॉवल्स तो है हमारे पास 5, लेकिन साउंड बहुत मैटर करता है आपका। साउंड से ही हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं और आगे चलते हैं। और कॉन्सोनेंस मतलब जो आपने ये अपने वॉवल्स है उस साउंड्स को छोड़ करके जितने भी आपके साउंड जो होते हैं, रेस्ट ऑफ द साउंड्स आर कॉन्सोनेंट्स।
सो देखिए एग्जाम्पल जो हम करते हैं, सो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि वोवल साउंड आपका कहाँ पे आ सकता है। जैसे हम एसोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो एसोनेंस में क्या होता है, नंबर 1 में दैट वोवल साउंड ईदर इन मिडल, या तो वो मिडल में आपका आएगा, और एट द एंड, या फिर वो आपका एंड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पे बोला आपको वाइड 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 वाइड, तो इसमें किसका साउंड आपका आ रहा है, इसमें आपका वोवल साउंड आ रहा है। वोवल साउंड भी कौन सा चल रहा है आपका, आई वाला, आइड आइड जैसे आप बोल रहे हो, तो वाइड आइड, ठीक है ना। सो इसमें किसका साउंड रिपीट हो रहा है आपका, आई वाला हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका हम बात करते हैं सेकंड वाले टाइप में, सेकंड वाले टाइप में क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वैसे तो ये दोनों देखिए साथ साथ ही चलते हैं, उसमें वाइड वाइड, तो वा भी आ रहा है, आई भी करके आ रहा है, तो मिडल में भी हो सकता है आपका, एंड में भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट ईदर इन मिडल और एट द एंड। ठीक है, वो मिडल में भी हो सकता है आपका, एंड में भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अलोन 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 अलोन, ऑल 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 अलोन। ठीक है, देखिए इसमें अलोन का जो साउंड आपका आ रहा है यहाँ पे, वो कैसे आ रहा है आपका, यहाँ पे ए का साउंड भी चल रहा है, और साथ ही साथ आपका किसका साउंड चल रहा है, यहाँ पे ले का साउंड चल रहा है। ठीक है ना, इसमें अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। सो यहाँ पर देखिए ए का और जो ले है उसका साउंड जो होता है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, लाइक मैंने यहाँ पे लिया द माइटी माइंड्स, द माइटी माइंड्स माय मास्टर कन्वेज, माय मास्टर कन्वेज। अब इसमें देखिए किसका रिपीटिशन चल रहा है, इसमें रिपीटिशन चल रहा है आपका मैं का। ठीक है ना, मैं का यहाँ पे रिपीटिशन जा रहा है, मैं, माइटी माइंड्स माय मास्टर कन्वेज। तो यहाँ पर जो रिपीटिशन माइटी माइंड्स माय मास्टर कन्वेज। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई ना भी कर पाए कि एसोनेंस कौन सा और कॉन्सोनेंस कौन सा है, तो सिर्फ आपसे इतना पूछा जा रहा है कि आपने अलिट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ आप अपना वो लाइन लिख के उसमें जो भी साउंड आपको लग रहा है कि रिपीट उसमें हो रहा है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे और उसमें आप बता सकते हैं कि वो हमारा क्या है, यहाँ पर वो हमारा अलिट्रेशन है। So now we are coming on the next one, which is antithesis. यस बेटा, अब हम एंटीथीसिस करेंगे। अभी क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीमोरॉन में और एंटीथीसिस में। उसका रीजन क्या है, मैं पहले डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपसे। लाइक मैंने यहाँ पे डाला कि जो एंटीथीसिस है आपका, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, टू अपोजिट आइडियाज कम इन अ सेंटेंस। ठीक है, मान लो ये मैंने लिया, ये मैंने डेफिनेशन बताया आपको। अब ये देखिए आप कि जब आप इस डेफिनेशन को देखते हैं तो आप कहते हैं कि मैम ऑक्सीमोरॉन में भी तो यही था। नहीं, ऑक्सीमोरॉन में हमारे दो अपोजिट वर्ड्स आते थे एक सेंटेंस में, जो कि हमें क्लियरली विजिबल होते थे, कि उनको देखते ही हमें पता चलता था कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है, बिकॉज वो जो टू अपोजिट वर्ड्स आपके होते थे वो रिटर्न होते थे वहां पर। और एंटीथीसिस में आइडियाज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप उसको सेंटेंस को रीड आउट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें दो अपोजिट आइडियाज निकल करके आ रहे हैं, कि जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो गिवन नहीं है वहां पे, डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट उसमें इनडायरेक्टली जो है अपोजिट आइडियाज आपके आते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक मैंने बोला स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। अब देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है, ये स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन।
हालांकि सिल्वर और गोल्डन दो अपोजिट हैं, बट यहाँ पर जो आइडियाज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे सामने, कि जो अगर स्पीच है, हम जब बात करते हैं बोलते रहते हैं किसी का सुनते नहीं है, तो वो सिल्वर है। और उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव क्या है, साइलेंस। जब आप चुप रहते हैं, किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो वो किसका काम करता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करता है, आपको सिखाने का काम करता है। इसीलिए यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि ज्यादा आपने सुना होगा, अ गुड लिसनर इज बेटर देन गुड स्पीकर। सो यही चीज यहाँ पर, ये अपोजिट आइडियाज आपके आ रहे हैं, तो इसीलिए ये अपोजिट आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गया है, एंटीथेसिस हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू अ। अब देखिए ये जो ई डबल आर है, ये आपका एरर का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हम इसको अ ही करके बोलेंगे, एर नहीं करके बोलेंगे। एरर होता है, बट जब वो इस तरह से राइट किया जाता है तो अ करके बोला जाता है। वो टू अ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब देखिए आइडिया आ रहा है ना यहाँ पे, कि मिस्टेक्स करना हमारी आदत है, हम ह्यूमन बींग्स की है, लेकिन मिस्टेक करने के बाद अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, किसी को फॉरगिव कर देते हैं, तो वो एक डिवाइन क्वालिटी है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और अपोजिट आइडियाज जो है उसको कन्वे कर रही हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पे, मैन प्रोस्पेसिस, man proposes, God disposes, ठीक है। सो man proposes and God disposes, इसका मतलब क्या है, हम क्रिएट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, गॉड का होता है। चाहे हम कितनी ही मेहनत कर ले, अगर गॉड ने चाहा तो वो चीज आपकी 1 सेकेंड में खत्म हो जानी है। तो दोनों ही आइडियाज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एपिग्राम। एपिग्राम जो है, इसको डेफिनेशन से समझेंगे पहले हम। इसकी डेफिनेशन होगी आपकी, अ स्टेट आउटवर्डली फुलिश, आउटवर्डली मीन्स क्या होता है, बाहर से, बट inwardly full of meanings, ठीक है। things are represented in a clever और amusing way, बिकॉज जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हमें एकदम से माइंड में स्टक करता है कि हाँ इसमें किस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं। अब जैसे ही आपने देखा कि कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी एक ऐसी लाइन जो देखने में तो बाहर से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फुलिश, मतलब उसमें लगता है कि फुलिशनेस जो है वो चीजें शो हो रही है, लेकिन जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो चीजें हमें कैसी नजर आती है, फुल ऑफ मीनिंग नजर आती है। मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर जो चीजें होती हैं आपकी, वो इस तरीके से बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही अम्यूजिंग वे में आपके सामने रिप्रेजेंट की जाती है। बिकॉज इसमें शो होता है कि जो पॉइंट है या फिर जो राइटर है वो कितना क्लेवर है, कितनी क्लेवरली वो हमें इन चीजों को समझाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसमें हिडन मीनिंग होता है, देखने में ऐसा लगेगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट जैसे ही उसको हमारे टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो फिर हम सोच पाते हैं कि क्या चीज इस तरीके से भी हो सकती हैं। सो इस तरह का जब भी फीलिंग अगर आपके माइंड में आता है तो आपका एपिग्राम होता है। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम, लाइक अ चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अब जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यस, बिकॉज बच्चे से ही तो बड़ा होता है, ठीक है ना। सो इसीलिए बच्चे से बड़ा होना, मैच्योरिटी आना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बचपन से आपका स्टार्ट होता है ना। आफ्टर दैट इज बिकमिंग फादर, ही इज बिकमिंग मैच्योर। सो ये चीजें देखिए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जैसे आपने देखा समझ नहीं आया, बट जब आपने इसको ध्यान से देखा, उसको पढ़ने की कोशिश की, तो आपको पता चला कि सच में कितना क्लेवरली यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए, इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ,
अब ये देखिए आप कितने अजीब तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट किया गया। इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, मतलब हम लोग मिडस्ट ऑफ लाइफ भी है एंड वी आर इन डेथ एज वेल। सो यहाँ पर ये क्या है आपका एपिग्राम है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, कंसीलिंग आर्ट। सो अब आप ये सोचेंगे कि वो आर्ट ही क्या हुआ जो कंसील हो गया। आप यही चीजें माइंड में लाएंगे ना कि कंसीलिंग आर्ट, कंसील मीन्स क्या होता है, कंसील मीन्स होता है कि जब चीजों को छुपाया जाता है, ठीक है ना। सो इसीलिए यहाँ पर आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट का मतलब ये होता है कि जो एक ट्रू आर्ट होता है या जिस आर्टिस्टिक वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो उसको समझ पाता है। बहुत सारी आर्ट गैलरीज में हम लोग विजिट करते हैं और उसमें जब हम पेंटिंग्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या बनाया, ये समझ में तो आ ही नहीं रहा है। बट उसमें जिसको नॉलेज होती है उन पेंटिंग्स की, वो ढूंढ पाते हैं उसमें कि सच में क्या छुपा हुआ है। बिकॉज जो दिख जाता है वो आर्ट नहीं होता है, आर्ट को आपने फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए जब हम इसको आउटवर्डली देखते हैं तो ये चीजें हमें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, बट उनके मीनिंग्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत सुंदर एग्जांपल देखिए और मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडी किया है, विच इज अ मैन कांट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। यस, अब देखिए इसे, अ मैन कांट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जैसे आपने स्टेटमेंट देखा आपको लगा ये क्या बात हुई, अ मैन कांट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। बट यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप कभी भी आपको पता नहीं चलता और आप जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजों से टकरा जाते हो जो आपके लिए आने वाले टाइम में कैसी हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, बिकॉज वी डिड नॉट चूज द थिंग्स केयरफुली, ठीक है ना। तो जैसे ही इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो वो क्या आ जाता है, आपका एपिग्राम करके आ जाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, एनाफोरा। यस, पहले हम एनाफोरा को डेफिनेशन से समझेंगे फिर एग्जाम्पल से करेंगे। यस, एनाफोरा, एनाफोरा में क्या होता है, वर्ड और फेरेज। फेरेज क्या होता है बेटा, फेरेज होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, बट फेरेज अगर आप उसको देखें तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है आपका मिसिंग होता है। जैसे आपने बोला आई मेट माई फ्रेंड इन द वे, तो उसमें जो इन द वे है वो क्या है, आपका फेरेज है। इन द वे सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि थोड़ा बहुत उसमें मीनिंग उसका निकल सकता है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल सकता आपका, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें वर्ब नहीं होता है। तो फेरेज और आपका जो सेंटेंस होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो फेरेज इज जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली, ठीक है ना, इन द गार्डन, इन द कॉर्नर, ठीक है, ऑन द टेबल, लाइक दिस। सो वर्ड और फेरेज इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। सो इसमें वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है या वर्ड होता है, लेकिन वो आपके सेंटेंस के बिगनिंग में ही रिपीट होता है। जो बिगनिंग की लाइन्स आपकी होती है उसमें ही वो आपका रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, रिंग आउट द ओल्ड शेप्स ऑफ foul disease, ring out the narrating lust of gold। सो आपको देखिए अब यहाँ पे बिगनिंग के अंदर रिंग आउट। सो बिगनिंग में जो आपकी पोएम होती है या फिर प्रोज जो सेक्शन होता है उसमें अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज बिगनिंग के अंदर ही फर्स्ट और सेकंड लाइन में अगर वो रिपीट हो रही है तो वो आपकी एनाफोरा होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एपिस्ट्रोफे पे। एपिस्ट्रोफे के बिल्कुल अपोजिट में है एनाफोरा के, इसमें बिगनिंग में रिपीट हो रहा है, उसमें लास्ट के अंदर आपका रिपीट होगा। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपका, देखिए पहले हम डेफिनेशन से करते हैं, एग्जाम्पल बाद में लेंगे हम। एपिस्ट्रोफे में क्या है, अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सो ये एनाफोरा के बिल्कुल अपोजिट में है। अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
लाइक मैंने एग्जांपल लिया स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, एंड दोबारा रिपीट किया मैंने इसको, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर ये क्या है, एक फ्रेज है आपके ग्रुप ऑफ वर्ड से ये सिर्फ आपका। सो यहाँ पर ये एपिस्ट्रोफे है। सो एनाफोरा में क्या होगा, बिगनिंग के अंदर आपका जो फ्रेज और वर्ड है उसको रिपीट किया जाता है, और एपिस्ट्रोफे में लास्ट सेंटेंस के जो लास्ट है उसमें कोई फ्रेज या कोई जो वर्ड है उसको रिपीट किया जाता है। सो वो आपका एपिस्ट्रोफे हो जाता है। अब हम आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा टाउटोलॉजी। ठीक है, प्लेनिज्म भी, इसको प्लेनिज्म भी बोल सकते हैं हम, इसको PLEONASM। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, प्लेनिज्म। ठीक है, टाउटोलॉजी भी बोल सकते हैं और प्लेनिज्म भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के थ्रू हम इसे समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी। सो डेफिनेशन, सेम आइडिया इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि वही एक चीज है बट उसको बार बार बहुत सारे और वर्ड्स को यूज करके उसको रिपीट किया जा रहा है। लाइक और इसको देखिए मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ। इट मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स, द यूज ऑफ वर्ड्स देन द यूज ऑफ more words, the use of more words than required to express an idea or meaning। ठीक है, अगर आप खाली वो एक सिंगल वर्ड भी बोलेंगे तो उसका वही मतलब है, और उसमें बहुत ज्यादा आप ऐड भी कर देंगे तो भी उसका सेम ही मीनिंग निकलेगा, वो आपका टाउटोलॉजी होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे देखिए, ही इज बोल्ड, ब्रेव एंड dauntless, DAUNTLES, dauntless। अब देखिए इसमें बोल्ड का मीनिंग भी वही है, ब्रेव का भी वही है, और डोंटलेस का भी वही है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं दैट ही इज बोल्ड तो भी सफिशिएंट है, लेकिन उसमें उसी चीज को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा में ऐड करके आपको बताया, यानी कि उसको उन और भी ज्यादा वर्ड जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको और भी ज्यादा वर्ड दे करके उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये बोलते हैं ही इज बोल्ड, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, सो ये क्या है आपका टाउटोलॉजी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोलिया आई हर्ड इट, ये देखिए ये कितना सुंदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बहुत बार हम खुद भी यूज करते हैं इसको। आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर। अब देखिए आई हर्ड इट, अगर आप खाली इतना बोलते हैं तो भी बिल्कुल सफिशिएंट है। विद माई ओन ईयर, सब अपने कानों से ही सुनेंगे, दूसरों के कानों से थोड़ी ना सुना जाएगा। सो यहाँ पर जो विद माई ऑन ईयर है इसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एक्स्ट्रा मोर वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो वो क्या हो गया आपका टाउटोलॉजी। जैसे सी विद योर ओन आईज, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, सी विद योर ऑन आईज। अब आप बताइए, आंखों से ही तो देखा, जस्ट सी भी बोल दो आप, वो भी सफिशिएंट है, जस्ट सी। विद योर ओन आईज कहने की क्या जरूरत है। सो इसीलिए यहाँ पर किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए उन वर्ड्स का यूज किया जाता है जिसकी जरूरत है ही नहीं। खाली सिंपली अगर आप ये कहते हैं आई हर्ड इट, या फिर जस्ट सी या जस्ट लुक, अगर आप उसमें ये ऐड कर रहे हैं जस्ट आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर या सी विद योर ओन आईज, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, जैसे आपने बोल दिया शी इज प्रिटी एंड ब्यूटिफुल, तो वो भी तो सेम चीज है, शी इज प्रिटी, दैट इज ऑल्सो इनफ। सो टॉटोलॉजी में एक ही आइडिया को डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बहुत इजीली अगर वो आपके सामने भी आएगा तो आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको यूज करने की यहाँ पे, तो वो क्या होता है आपका टाउटोलॉजी होता है। सो यस बेटा, हम नेक्स्ट कर लेते हैं इन्वर्जन और हाइपरबेटॉन। ठीक है,
इन्वर्जन भी इसको बोल सकते हैं, हाइपरबटॉन भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आप डेफिनेशन आपके सामने आएगी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले डेफिनेशन के गो थ्रू होते हैं हम। ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स grammatical order of words in a sentence. So grammatical order of words in a sentence is reversed or reversed to make it impressive, and to make it impressive. Grammatical order of words in a sentence is reversed to make it impressive. यानी किसी भी स्टेटमेंट को या सेंटेंस को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसका ग्रामेटिकल ऑर्डर जो होना चाहिए वो चेंज कर दिया जाता है, ग्रामेटिकल ऑर्डर। बिकॉज जब हमें ग्रामर सिखाई जाती है तो उसमें एक पर्टिकुलर आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है कि हाँ इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसमें ये वर्ब की फॉर्म आएगी, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं आपकी। लेकिन इसमें अपनी राइटिंग्स को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए जो ग्रामेटिकल ऑर्डर है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है, उल्टा सीधा उसको कर दिया जाता है, जो कि हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने वाली हूँ, और वो एग्जांपल मैंने कहाँ से लिया है, फ्रॉम जुलिसेस। मैं लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम जुलिसेस बाय टेनिसन। टेनिसन ने इसको लिखा था जुलिसेस को, और उसमें से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिया है। वो क्या है देखिए, मच हैव आई सीन, मच हैव आई सीन एंड नॉन। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो। तो देखिए आप इसका ग्रामेटिकल ऑर्डर देखिए क्या है, और ग्रामेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, फिर हमारी वर्ब्स आती हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर हमारी मेन वर्ब आती है। सो इस तरह से आपका आता है। होना इसको क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था इट शुड बी क्या होना चाहिए था, आई हैव much seen and known। एक ग्रामेटिकल जो ऑर्डर आपका होता है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था इसको, ठीक है ना। बट उसने क्या किया है, इसको अपनी राइटिंग को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए इसको क्या कर दिया है, इधर उधर कर दिया है, जो वर्ड्स को ग्रामेटिकल ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। जैसे एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ आपका डैफोडिल से। डैफोडिल्स जो है आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, ठीक है, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सो उनका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, वो कौन सा है, जैसे मैंने बोला 10,000 I saw at once। यानी जहां तक उनकी नजर गई उस एक सेकंड के अंदर एक बार में उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया। विलियम वर्ड्स में डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं उनको वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उनकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उनमें उन्होंने बोला कि 10,000 I saw at once। ठीक है, होना क्या चाहिए था, I saw 10,000 at once, बट उन्होंने इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए क्या किया, ग्रामेटिकल ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर दिया है। सो बेटा आज के वीडियो में मैंने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको जो मैंने अभी शेयर किए हैं विद एग्जांपल्स, बहुत इजी मैंने लैंग्वेज यूज की है यहाँ पे, और एग्जांपल्स मैंने ऐसे लिए हैं कि आपको डेफिनेशन के साथ उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन के साथ कनेक्ट करके आप एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। सो ये सेकंड वीडियो था हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का। थर्ड वीडियो में मैं जितनी भी आपकी और फिगर्स ऑफ स्पीच रह गई हैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी, और इस तरह से हमारी जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। सो जस्ट बी कनेक्टेड विद अस। होप you are enjoying learning with Nirbhar Academy. So happy learning. Thank you so much.